गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12 और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर. Already we have discussed about half wave rectifier. It is slightly different from half wave rectifier. As you know about rectifier is a device which converts AC voltage और current into DC. चूँकि आप जानते हो कि AC जो होती है उसको जनरेट करना, उसका ट्रांसमिशन करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम खर्चीली होती है AC. लेकिन क्या होता है, हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर DC करंट या वोल्टेज की ज़रूरत रहती है, इसलिए हमें AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ता है और AC को DC में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है. और डिवाइस जो ये रेक्टिफिकेशन करती है वो रेक्टिफायर कहलाती है. और ये रेक्टिफायर जो दो तरीके के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर. जैसे कि आप जानते हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम होता है उसको आपने देखा था. उसमें और इस डायग्राम के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक डायोड जुड़ा हुआ होता है जो कि जो इनपुट जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता होती है उसके केवल आधे भाग के लिए रेक्टिफिकेशन ही करते हैं. जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, इसमें दो डायोड जुड़े हुए हैं. जैसा आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है, इसमें दो डायोड जुड़े हुए हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2. तो जो पहले आधे चक्र के लिए डायोड D1 रेक्टिफिकेशन करता है और दूसरे आधे चक्र के लिए डायोड D2 रेक्टिफिकेशन करता है. इस तरीके से फुल वेव का रेक्टिफिकेशन होकर के हमें मिल जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्ध तरंग भागों का दृष्टिकरण किया जाता है, जिससे इसकी दक्षता बढ़ जाती है. इसके अंदर हम लोग दो डायोड लेंगे. दोनों डायोड को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के A और B सिरों से जोड़ दिया जाता है, जैसा आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो. और दोनों के N सिरों को कॉमन कर दिया जाता है. फिर द्वितीयक कुंडली का जो सेंटर पॉइंट है उसके उससे और डायोड D1 के जो नेगेटिव है उससे आप एक लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ते हो, जिस पर आपको क्या करना है, निर्गत वोल्टता जो है वो प्राप्त करनी होती है. पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, जब कोई भी प्रत्यावर्ती वोल्टता आप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इनपुट पे कोई वोल्टेज जो है वो आप अप्लाई करते हैं, तो प्रेरण की वजह से, इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल पर भी क्या होता है, वोल्टेज जो है वो प्रेरित हो जाती है, इंडक्ट हो जाती है. मान लीजिए कि प्राथमिक कुंडली पर जो वोल्टेज है वो क्या है, VI इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा T होती है. तो जो द्वितीय कुंडली होती है उस पर जो वोल्टेज प्रेरित होगी उसका मान होगा NEP. ठीक है, क्योंकि N क्या है, सेकेंडरी कॉइल और प्राथमिक जो ये प्राइमरी कॉइल है उसके बीच फेरों की संख्या का अनुपात होता है. यानी कि इनिशियली तो क्या आ रहा है, EP साइन ओमेगा T, सेकेंडरी पे आएगा NEP साइन ओमेगा T. ठीक है, और NEP को आप ES भी लिख सकते हो. NEP को आप क्या लिख सकते हो, ES भी लिख सकते हो. जब फर्स्ट हाफ साइकिल आता है, सेकेंडरी कॉइल पर इस तरीके से वोल्टेज क्या हो जाती है, ES साइन ओमेगा T, ये प्रेरित हो जाती है. फिर फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर धनात्मक अर्धचक्र के अंदर A सिरा जो है वो पॉजिटिव और B सिरा नेगेटिव हो जाता है. जब A सिरा पॉजिटिव होगा तो हमारा डायोड D1 जो है वो P से P जुड़ा हुआ है, लेकिन डायोड D2 में माइनस से P जुड़ा हुआ है. तो डायोड D1 जो है वो तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा. तो करंट जो है डायोड D1 से होकर गुजरता है लोड के अंदर. ठीक है, इस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड रेजिस्टेंस पर प्राप्त होती है. ये है फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर. जब दूसरा हाफ साइकिल आता है, सेकंड वाला यानी कि नेगेटिव वाला, तो उससे क्या होता है कि A सिरा नेगेटिव और B सिरा पॉजिटिव हो जाता है. A सिरा नेगेटिव होने से हमारा डायोड D1 जो है वो P नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ये
रिवर्स बायस हो जाता है, और दूसरा जो डायोड है उसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इस वजह से डायोड D2 में से करंट I2 जो है वो फ्लो होता है, और ये करंट जो है I2 वो इस पाथ से फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करता है। ये वाला जो पाथ है ना, इससे इसमें, ठीक है, इस तरीके से करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है। तो दोनों डायोड की वजह से, दोनों डायोड से करंट फ्लो हो रहा है। पहले डायोड से करंट I1 इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और दूसरे डायोड से करंट I2 इन नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों से हमें लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है वो मिल रही है। इनका वेव फॉर्म इस तरीके से दिखाया गया है। जैसे VI जो है वो तो है इनपुट, जो प्राइमरी कॉइल पे हमने अप्लाई किया है। VS जो है वो है सेकेंडरी कॉइल पे, क्योंकि इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज आती तो है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड उतना शार्प नहीं रहता जितना कि हमने अप्लाई किया था। फिर उसके बाद V01 है डायोड D1 की वजह से जो लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज हमें मिलेगी वो, और V02 जो है वो है डायोड D2 की वजह से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी लोड रेजिस्टेंस RL पे वो। और दोनों का कंबाइंड फॉर्म अपने जब ड्रॉ करते हैं तो वो आता है V0 आउटपुट, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल तो है, लेकिन क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए हम लोग स्मूदिंग फ़िल्टर या उर्मी-हारी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर परिपथ जो हैं वो L और C जो एलिमेंट होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि हर बार जब जैसे अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D1 है वो उसमें से धारा का प्रवाह होता है, तो उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उस टाइम कितना होगा, जो इनपुट सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज होती है उसका हाफ, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चल रहा है ना, तो उसका हाफ, जैसे ES साइन ओमेगा टी है सेकेंडरी कॉइल में, तो D1 के ऊपर ES/2 साइन ओमेगा टी, और D2 के ऊपर ES/2 साइन ओमेगा टी। इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है इस लाइन में, प्रत्येक डायोड पर आरोपित वोल्टता VS डैश इज इक्वल टू ES/2 साइन ओमेगा टी विच इज़ इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, ठीक है। हर डायोड पर ये होगा। ये पूरा जो थ्योरी मैंने लिखा है ये इसमें यही बताया गया है कि ट्रांसफार्मर जो है फुल वेव रेक्टिफायर है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें दो डायोड जुड़े हुए हैं, एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल का सेंटर पॉइंट है C, उससे लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है डायोड D1 के नेगेटिव से। इस तरीके से दूसरी बात ये भी बताई गई है कि आप जब इनपुट अप्लाई करोगे प्राइमरी कॉइल पर, सेकेंडरी कॉइल पर, NEP साइन ओमेगा टी, एन वेर इज एन द रेशो ऑफ फेरों की संख्या है ये सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में। और उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि किस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगर मान लीजिए हमारा जो डायोड है उसका प्रतिरोध RF है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में होता है, F शो करता है वो फॉरवर्ड बायस में है, और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उसका जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध है RS, S मतलब सेकेंडरी कॉइल का, और वो भी आधे भाग का, जैसे AC C पॉइंट है ना सेंटर का, उसका आधे भाग का, जैसे ये C लिखा है ना सेंटर में, तो AC और BC, AC और BC, AC का RS और BC का RS, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो टोटल R रेजिस्टेंस है वो क्या है, RF प्लस RS, आगे लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ ही है। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, 0 से T/2 टाइम के लिए। तो उस टाइम में जो धारा है वो सिर्फ I1 करंट होती है डायोड D1 में से होकर के जाती है। तो धारा इज इक्वल टू वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका है, सेकेंडरी कॉइल का, डायोड का, और लोड। तो लोड तो है RL, ठीक है, लोड तो है RL और प्लस में R क्या है, RF प्लस RL, डायोड का और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस। तो तीनों रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो गए, और डायोड पर जो वोल्टेज है वो कितनी होती है,
करंट क्योंकि डायोड D1 में से ही जा रहा है ना, तो डायोड D1 पर वोल्टेज है वी एस डैश, जो कि किसके बराबर है ES/2 साइन ओमेगा टी, या आप इसको लिख सकते हैं EM साइन ओमेगा टी। तो हमने लिखा है EM साइन ओमेगा टी बटे R+RL। तो I1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। IM है EM बटे R+RL, और यहाँ पे करंट I2 को हमने क्या लिया है, करंट I2 यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि डायोड D2 में से करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जो करंट I1 है वो 0 होता है, क्योंकि डायोड जो D2 है वही कंडक्शन कर रहा होता है। डायोड D1 में से करंट नहीं फ्लो होता, D2 में से ही करंट जाता है। तो ये करंट क्या है, I2 इज इक्वल टू VS-R+RL। वोल्टेज तो वही है, और जो लोड है वो भी, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी वही है, सेकेंडरी कॉइल, डायोड और लोड रेजिस्टेंस। ये माइनस साइन आया है क्योंकि जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है ना ये, इस वजह से। तो I2 इज इक्वल टू -IM साइन ओमेगा टी, और IM यहाँ पर क्या है, EM/R+RL होता है। तो ये यहाँ पर हमने करंट के मान निकाले हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हम लोग बात करते हैं स्पंद मान, धारा और वोल्टता का मान। DC करंट जो है उसकी एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे जो आउटपुट पे हमें मिल रही है। देखो डायोड D1 और D2 दोनों जब मतलब ऑन होते हैं, या ऐसे कहें कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल या पॉजिटिव के अंदर डायोड D1 ऑन होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब डायोड D2 ऑन होता है, तो दोनों की वजह से जो धारा का प्रवाह होता है वो लोड रेजिस्टेंस में एक ही दिशा में होता है। जैसे यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम पे आएँ, तो डायोड D1 जब ऑन होता है तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करती है, तो लोड में ये धारा का पथ होता है। तो और जब डायोड D2 ऑन होता है तो धारा इस तरीके से जा कर के वापस इसी पाथ में फ्लो होती है। तो दोनों की वजह से जो धारा का प्रवाह है डायोड में वो एक ही दिशा में होता है, इसलिए धाराएं जो है वो आप उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, I इज इक्वल टू I1 + I2। इसीलिए समय के सापेक्ष परिवर्ती धारा का औसत मान किस तरीके से निकालते हैं, टोटल धारा 0 से t टाइम के लिए बटे टोटल टाइम। तो 1/t टोटल टाइम हो गया, और 0 से t टाइम के लिए धारा का मान I × dt। तो 0 से t/2 टाइम के लिए तो धारा है I1, और t/2 से t टाइम के लिए धारा क्या है, I2। तो आप जब इसका मान रखोगे IM/t साइन ओमेगा टी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और माइनस साइन ओमेगा टी फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, t/2 से t टाइम जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल था। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन करोगे वो किसके बराबर आता है, -cos ओमेगा टी। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये हो गया +cos ओमेगा टी। जब t/2 रखोगे तो देखो ओमेगा टी है, ओमेगा होता है 2π/t, इसके अंदर आप t/2 रखोगे तो t से t गया, 2 से 2 गया, पाई बचेगा। तो पाई देता है -1, माइनस इसके साथ ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। और जब नीचे वाली लिमिट आप पुट करोगे तो एक माइनस इन्वॉल्व होता है, माइनस इसके पास ऑलरेडी है तो फिर क्या आ जाएगा, +1। इसी तरीके से कोस ओमेगा टी, जब ओमेगा टी रखोगे तो टी रखने पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे t/2 रखा था तो पाई बना था, और सिर्फ टी रखने से 2π बन जाता है, तो कोस 2π क्या होता है, +1 होता है। और t/2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और एक लिमिट की वजह से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4 बन गए। तो नीचे यहाँ पे अपने पास क्या है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा, तो ओमेगा हमने यहाँ पे बाहर रख लिया है। ओमेगा होता है 2π/t, ये यहाँ रखा था हमने इंटू टी, तो 2π बन रहा है, नीचे ऊपर 4 बन रहा है, तो 2Im/π। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट IDC इज इक्वल टू 2Im/π आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध पर औसत वोल्टता EDC। तो EDC प्रतिरोध पर लोड रेजिस्टेंस पर औसत वोल्टता, क्योंकि धारा उसमें से IDC फ्लो हो रही है, और
वोल्टता के लिए हम आई डी सी इंटू आर एल कर लेते हैं। आई डी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 Im/पाई इंटू आर एल। आई एम क्या होता है, ई एम बटे आर प्लस आर एल। तो आप इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई डी सी इज इक्वल टू 2 Im/RL बटे पाई आर प्लस आर एल। यह है धारा तथा वोल्टता का औसत मान। नेक्स्ट है स्पंदमान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये सब जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं ना, वो सभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर निकाली थी और इसके अंदर भी निकाल रहे हैं। सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट होता है और इसमें दोनों के लिए रहता है। तो स्पंदमान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, धारा का वर्ग फिर उसका मीन और उसका मूल। ठीक है, ये करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं IRMS। ये है IRMS। तो वर्ग तो हो गया ये, और जब माध्य लोगे, माध्य का मतलब टोटल करंट है ना बटे टाइम, तो 1/t I²dt, क्योंकि वर्ग का माध्य लेना है तो I²dt 0 से t और उसका मूल। अब I² मतलब 0 से t/2 टाइम के लिए तो करंट थी प्लस Im साइन ओमेगा t, और t/2 टाइम से t टाइम के लिए थी माइनस Im साइन ओमेगा t। लेकिन क्या है, यहाँ हमें इनका स्क्वायर करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। स्क्वायर करने के बाद तो दोनों मान एक जैसे हैं, Im² साइन ओमेगा t साइन स्क्वायर ओमेगा टी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप इसको 0 से t/2 या 0 से t जो है उसके लिए आप करोगे तो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, तो आप इसको पूरा 2 बार इंटीग्रेशन करने की बजाय सिंपल एक बार भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। वर्क करोगे तो 0 से t/2 टाइम के लिए इसका एक बार में ही इंटीग्रेशन करके और आप इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है देखते हैं। जैसे ये है ना Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आपको क्या करना है, Im² तो बाहर निकाल दो बटे टी है, और साइन स्क्वायर जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये लिख सकते हो आप इसको। तो ये हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका जो मान आता है वो क्या आ गया, 1 माइनस कोस ओमेगा 2, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2। इसमें बटे में 2 भी आएगा। ठीक है, जो मैंने शायद यहाँ पे मिस्टेक कर दी है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी मैं बताती हूँ आपको कि ये जो अपने 2 इंटीग्रेशन है दोनों क्या है, सेम है। तो आप जब 0 से t/2 को 0 से t/2 में जो इसका मान आएगा वही जो है इसका मान जो है वो t/2 से t में आएगा, क्योंकि क्या है दोनों का वर्ग कर देने से ऋणात्मक तो रहा नहीं हिस्सा। तो इसका मतलब ये वाला 0 से t/2 और ये वाला 0 t/2 से t, तो दोनों का मान सेम आएगा। तो आप इसको सिंपल 0 दो डबल कर दो 0 से t/2, तो फिर दोनों का मान एक साथ निकाल सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप इसको 2 से गुणा करना, यहाँ पे ऊपर तो 2/t और 0 से t/2 Im² साइन स्क्वायर ओमेगा t की पावर हाफ। तो ये 2 ऊपर आएगा और इस 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बटे 2, इसका 2 नीचे आएगा। तो ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से ये गलती पकड़ने में नहीं आई, क्योंकि वो 2 रिमूव तो ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, आप नोट्स में एक बार इसको लिख लेना, यहाँ पे 2 आएगा और फिर इस फॉर्मूले का 2 जब अब आप लिखोगे तो ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम आगे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी जो है उसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो 1 का हो जाएगा t और कोस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। साइन जो है उसके अंदर ओमेगा और t है, तो एज़ यू नो साइन तो ओमेगा हो गया 2π/t इंटू t/2। तो साइन के अंदर पाई हो 2π हो वो तो ज़ीरो ही देगा, और साइन के अंदर जब ज़ीरो रखोगे तो वो फिर भी ज़ीरो देगा। तो इस टर्म को तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि इससे वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो बच गया क्या, सिर्फ स्मॉल टी में आप वैल्यू क्या रख सकते हो, सिर्फ t/2 रख सकते हो, उसमें ज़ीरो भी ज़ीरो देगा। तो क्या हो गया, Im² और इंटू t/2, क्योंकि ये लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा t/2 की पावर हाफ। तो t से t गया
तो आई एम स्क्वायर बटे 2, उसकी पावर हाफ, तो क्या बन गया आई एम बाई रूट 2। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू क्या आ जाती है आई एम बटे रूट 2। आई एम क्या है ई एम बटे आर प्लस आर एल। इस तरीके से लोड धारा जो है लोड रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली जो रूट मीन स्क्वायर मतलब जो टोटल इनपुट जो थी हमारी, जिसमें ए सी डी सी दोनों कंपोनेंट क्या है मौजूद रहते हैं, उसका मान है आई एम बटे रूट 2, ई एम बटे रूट 2 आर प्लस आर एल होता है। अब है लोड धारा, जो लोड आर एल है उस पर निर्गत वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, जो उस पर जो निर्गत वोल्टेज है आउटपुट है जो उसका वर्ग माध्य मूल मान, तो आई वर्ग माध्य मूल मान वोल्टता का चाहिए, तो धारा हमने निकाल लिया वर्ग माध्य मूल धारा, तो आई आर एम एस इंटू आर एल कर दीजिए सिंपल, ई एम आर एल बटे रूट 2 आर प्लस आर एल। नेक्स्ट है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता। तो एफिशिएंसी क्या होती है, हम लोग क्या एफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या निकालना क्या चाह रहे हैं, हम लोग डीसी निकालना चाह रहे हैं। हम लोगों को डीसी के साथ कुछ एसी भी मिल रही है, तो जितनी डीसी मिलेगी एसी के कंपैरिजन में वही उसकी कैपेसिटी होएगी, वही उसकी दक्षता एफिशिएंसी होएगी। तो निर्गत दिष्ट शक्ति बटे निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति कि जो हमने इनपुट डाली थी उसके कंपैरिजन उसका कितना दृष्टिकरण हुआ है, वही क्या है उसका कितना रेक्टिफिकेशन हुआ है, वही इसकी दक्षता है। तो पी डी सी डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो डीसी पी डीसी मतलब दिष्ट धारा की शक्ति और पीएसी मतलब एसी करंट जो है उसकी शक्ति। तो दक्षता क्या हो जाएगी पी डी सी, तो आई डी सी करंट हमने निकाली थी शुरुआत में 2 आई एम बटे पाई थी, तो उसका स्क्वायर करेंगे 4 आई एम स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू आर एल, क्योंकि शक्ति या पावर क्या होती है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो इसका मान आ जाएगा ये 4 आई एम स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू आर एल। फिर उसके बाद है निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। तो इनपुट जो करंट है उसका जो रूट मीन स्क्वायर या आर एम एस वैल्यू है वो है आई एम बटे रूट 2 उसका स्क्वायर, और ये जो प्रत्यावर्ती शक्ति होती है वो ये जो करंट है चूँकि ये तो इनिशियली शुरू होती है, जैसे मतलब ये हम देख रहे हैं शुरुआत से जब सेकेंडरी कॉइल से ये चलती है, सेकेंडरी कॉइल टू डायोड एंड फिर रेजिस्टेंस, तो ये टोटल सभी रेजिस्टेंस में से होकर निकलती है। तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इंटू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल। तो इसका मान क्या आ जाता है आई एम स्क्वायर बटे 2 और इंटू आर प्लस आर एल। तो जब आप इसका मान रखोगे तो इस तरीके से जब हम लोग आई आर एम एस का मान रखते हैं तो वो आ जाता है आई एम स्क्वायर बटे 2 आर प्लस आर एल। तो अब हम दक्षता निकालेंगे, दक्षता में क्या है पी डी सी बटे पी ए सी, तो डी सी का मान पी डी सी का मान ये है, पी ए सी का मान ये है, तो पी डी सी का मान रख दिया और पी ए सी का मान रख दिया। इसमें से आई एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 8 हो गया इंटू आर एल बटे पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल। आर एल को आप बटे में ले आइए तो 0.1812 बटे 1 प्लस आर बाई आर एल। 0.812 किससे आया है 8 बाई पाई स्क्वायर से आया है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में निकालेंगे तो 81.2। इसकी जो दक्षता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता से क्या है दुगनी होती है। और ये दक्षता कब है जब R इज़ लेस देन आर एल। आर कौन सा रेजिस्टेंस है डायोड और सेकेंडरी कॉयल का, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस से जब बहुत कम होता है उस कंडीशन में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता जो है वो 81.2% होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसमें क्या है 81.2 बटे 1 प्लस आर बटे आर एल, यानी आर एल नीचे वाला जब बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ये जो अमाउंट है वो अपने आप कम हो जाएगा, तो 81.2 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उर्मिका गुणांक। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ रिपल फैक्टर, कि जो भी हमें आउटपुट मिलता है ना उस आउटपुट में हम चाहते क्या है डीसी चाहते हैं, लेकिन क्या है वो फ्लक्चुएट होती हुई डीसी है, यानी कि उसमें क्या है अभी भी एसी कंपोनेंट जो है वो मौजूद हैं। तो डीसी के कंपैरिजन में कितने एसी कंपोनेंट मौजूद हैं यही क्या कहलाता है रिपल फैक्टर कहलाता है।
निर्गम पर प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान बटे निर्गम पर दिष्ट धारा का प्रभावी मान, कि जो डीसी करंट मिली है उसके कंपैरिजन में कितने एसी करंट भी मिली है, उसी को कहते हैं। तो जो टोटल इनपुट रहता है IRMS² वो किसके अंदर विभाजित होता है आउटपुट पर, DC और AC दोनों में, तो IAC प्लस IDC²। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, AC चाहिए, AC कंपोनेंट्स चाहिए। तो टोटल में से जो DC वाला हिस्सा है वो घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC वाला मिल जाएगा। तो इस तरीके से IAC बटे IDC। तो जब आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में IDC का भाग दोगे ना, तो रूट के अंदर डालने पर उसको स्क्वायर बन जाएगा वो। तो IRMS² बटे IDC² -1, क्योंकि IDC से IDC कट जाएगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, IRMS² बटे IDC² का मान रख देंगे। IRMS की वैल्यू क्या थी, IM बटे √2 और IDC की 2IM बटे पाई। तो स्क्वायर करके लिखेंगे IM² बटे 2 और 2IM बटे पाई का मतलब हो गया 4IM² बटे पाई², पाई ऊपर चला गया तो ये बन गया पाई²/8 -1 की पावर हाफ। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे ये कितनी आती है, 0.482 यानी कि 48.2। तो ये भी क्या है, रिपल फैक्टर भी क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। हाफ वेव में तो 121% है, इसमें 48.2% होता है। तो ये उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, जब हम लोग आउटपुट निकालते हैं ना DC, जो आउटपुट जब भी निकालते हैं लोड रेजिस्टेंस पे, तो जो लोड वेरी करता है तो उसके साथ करंट और जो वोल्टेज है वो दोनों वेरी करती है। क्योंकि IDC जो है वो क्या है, 2IM बटे पाई है ना। IDC क्या है, 2IM बटे पाई, और IM क्या होता है, EM बटे R प्लस RL। यानी कि RL बदलेगा तो IDC बदलेगी और IDC बदलेगी तो EDC बदलेगा। इस तरीके से जो निर्गत वोल्टता है वो करंट और लोड के बदलने से बदलती है। तो हम यहाँ चेक करते हैं कितना वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली है भी यही, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी पढ़ा था। तो इसके अंदर चूँकि EDC क्या है, 2EM RL और बटे पाई R प्लस RL ये होता है। तो आप जब इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हो, RL को नीचे बटे में ले आओ, तो RL को बटे में मत लाओ, 2EM बटे पाई को एक तरफ रखो, RL बटे R प्लस RL को आप इस तरीके से लिख सकते हो। जब LCM लोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा RL। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और जब आप इसको अंदर गुणा करोगे इस एक्सप्रेशन को 2EM बटे पाई को, तो 2EM बटे पाई माइनस 2EM बटे पाई R प्लस RL, ये मान किसका है, IDC का। तो यहाँ पे हमने IDC लिख दिया है। तो ये EDC किसके बराबर है, 2EM बटे पाई माइनस IDC R। यानी कि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये 2EM बटे पाई के एक वोल्टेज सोर्स के समान काम कर रहा है, स्थिर वोल्टेज स्रोत के समान काम कर रहा है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज कितनी दे रहा है, 2EM बटे पाई, जिसमें से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होने से माइनस IDCR वोल्टेज जो है वो कम हो जाती है और हमें क्या मिलती है, RL पर EDC मिलती है। ठीक है, समझ गए ना कि 2EM बटे पाई का तो वोल्टेज सोर्स है, R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, IDCR। तो RL पे क्या मिलेगा, EDC मिलता है। जब EDC का IDC के साथ कर्व खींचते हैं तो IDC का मान जब ज़ीरो होता है, यहाँ पे IDC का मान ज़ीरो है, ज़ीरो होने पर ये टर्म रिमूव, तो पीक वैल्यू मिलेगी 2EM बटे पाई। जैसे जैसे IDC बढ़ता चला जाएगा तो 2EM में से मान जो है या वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये कर्व जो है वो स्लोप जो है वो नीचे गिरता चला जाता है और इस तरीके का स्लोप जो है वो हमें देखने को मिलता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसको मेज़र करने का तरीका है VNL माइनस VFL बटे VFL। NL तो है नो लोड की कंडीशन में वोल्टता, FL है फुल लोड की कंडीशन में वोल्टता। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में कि नो लोड की कंडीशन मतलब RL जो है वो इन्फिनिटी है,
तो ईडीसी पे जाते हैं सबसे पहले, निर्गत वोल्टता पे। उसमें फॉर्मूला है 2 EM RL बटे पाई R प्लस RL। तो इसमें आप RL को बटे में ले आओ तो 1 प्लस R बाई RL बन गया। जब नो लोड होगा यानी कि RL इन्फिनिटी, नो लोड का मतलब आउटपुट टर्मिनल को ओपन कर दिया, तो RL क्या हो गया, इन्फिनिटी। उस कंडीशन में 1 बाई इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास EDC क्या बचता है, 2 EM बटे पाई बचता है नो लोड की कंडीशन में। तो ये वैल्यू वहाँ रख दो, नो लोड की कंडीशन में 2 EM बटे पाई, फुल लोड की कंडीशन में 2 EM बटे पाई माइनस IDC/R। इससे ये कैंसिल हो गया, IDC/R बच गया। नीचे है 2 EM बटे पाई माइनस IDC/R। तो आप इसका मान जब रखोगे तो जैसे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था EDC वाले फॉर्मूले को 2 EM बटे पाई माइनस IDC/R में, और ये वैसे एक्चुअली बराबर किसके होता है, IDC इंटू RL के ही बराबर होता है, उसी से निकालते हैं हम लोग। तो इन दोनों टर्म से हम लोग लिखेंगे 2 EM बटे पाई इज़ इक्वल टू IDC/R प्लस RL। तो ये मान जो है हम यहाँ पे रख देंगे, IDC/R प्लस RL माइनस IDC/R, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, IDC/R बटे IDC इंटू RL, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर आएगा, R बटे RL के बराबर आएगा। यही फॉर्मूला हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर मिला था। ये पूरे जो भी डेरिवेशन चल रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर। बस जहाँ जहाँ भी कोई करंट या एवरेज वैल्यू वगैरह निकालनी होती है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों हाफ साइकिल में मिलते हैं और उसमें क्या है, सिर्फ सिंगल हाफ साइकिल के अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट है पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज डायोड की चालन न होने की अवस्था में वोल्टेज होती है उसके ऊपर, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड है और वो नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं चलेगा, तो उस समय उस पर सिर्फ जो वोल्टता का ड्रॉप होगा वो सिर्फ EM होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, दो डायोड है, एक डायोड नहीं चलता तो दूसरा चलता है, और दूसरा नहीं चलता तो पहला चलता है, ठीक है। तो जब एक डायोड चालन की अवस्था में होता है ना, तो दूसरे डायोड के N टर्मिनल पर अधिकतम प्लस EM, वो उसी समय P टर्मिनल पे माइनस EM वोल्टता होती है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि P टर्मिनल जो होता है उसको हमने माइनस से जोड़ रखा होता है, क्योंकि वो चल नहीं रहा होता, तो उस पर तो माइनस EM है, और उसका जो N टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, क्योंकि उसे हमें नॉन कंडक्टिंग स्टेज में रखना है, तो उस पर प्लस EM है। इस तरीके से उस पर टोटल वोल्टेज कितना रहता है, 2 EM रहता है। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इन्वर्स वोल्टेज कितनी है, 2 EM। और कोई भी डायोड जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसमें इस वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, डायोड जल नहीं जाए। हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली डायोड जो है वो इसमें यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक। ये फूरियर विश्लेषण करके हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, लेकिन जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या है, हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी करंट जो है वो भी करंट हमें मिल रही है। तो जो I1 करंट है, जैसे मैं इसको पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। स्पंदमान वोल्टता या धारा 0 से T/2 व T/2 से T समय में प्रारूप एक सा होता है। T/2 से T समय में प्राप्त धारा Im sin ओमेगा t से प्राप्त धारा से पाई कलांतर रखती है। यानी कि 0 से T/2 में हमें मिलती है Im sin ओमेगा t, और T/2 से T समय में जो मिलती है उसके साथ माइनस का साइन होता है ना, तो अगर हम पाई प्लस ओमेगा लिख दें तो वो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यानी कि जो दूसरे हाफ साइकिल के अंदर जो करंट हमें मिल रही है ना, वो पहले वाले हाफ साइकिल में जो करंट मिल रही है उससे पाई फेज डिफरेंस रखती है। तो जहाँ भी फेज़ की बात आती है वहाँ पाई इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जो IM है, I1 है पहले डायोड के लिए, तो वो तो हमने जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाला था, वो बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आपको लिखना है। और I2 जो है उन सब एक्सप्रेशन में जहाँ ओमेगा t है उसके साथ आपको एंगल के साथ आपको पाई भी उसमें इंट्रोड्यूस करवा देना है। जैसे 1/2 साइन ओमेगा t प्लस पाई, 2/3 पाई कोस 2 ओमेगा t प्लस पाई, इस तरीके से सब जगह यहाँ पे पाई डाल देना है आपको।
तो पाई इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा, जैसे सेकंड टर्म है वो भी माइनस की हो जाएगी, प्लस है ना यहाँ पे, तो क्योंकि साइन पाई प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा होता है, तो ये माइनस का हो गया। थर्ड तो माइनस की रहेगी क्योंकि कोस है, कोस तो इससे प्रभावित नहीं होगा। फोर्थ टर्म है तो वो कोस है तो वो भी माइनस का ही रहेगा, सिर्फ सेकंड टर्म जो है वो है। जब आप दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि टोटल करंट तो निकालेंगे ना हम, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये सेकंड वाली टर्म जो है वो रिमूव हो जाती है और यहाँ पे बन जाता है 2/पाई माइनस, और ये 2 और ये 2 माइनस का 4/3 पाई कोस 2 ओमेगा, ये 2 और ये 2 माइनस का 4/15 कोस 4 ओमेगा। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो तो आईडीसी करंट है 2Im/पाई हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद है जो इनपुट फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, उसकी डबल फ्रीक्वेंसी की टर्म है और उसके बाद उससे 4 गुना की है, और सब के सब क्या है, इवन मतलब नंबर है 2 ओमेगा 4 ओमेगा, यानी कि इसमें क्या होता है, जो निविष्ट वोल्टता की आवृत्ति है उसके सन्नादि अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट अनुपस्थित है, यानी कि ओमेगा वाली कोई टर्म नहीं है, लेकिन क्या है, सम सन्नादि उपस्थित है। सम का मतलब हो गया 2 ओमेगा 4 ओमेगा इस वाले। तो ये फूरियर विश्लेषण है फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें करंट मिलती है, उस करंट का फूरियर एनालिसिस है। फिर कंपैरिजन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये इसमें यहाँ पे दोनों का जो भी कच्चा चिट्ठा है वो देखने को मिलता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आईडीसी होती है Im/पाई और फुल में 2Im/पाई। IRMS हाफ वेव में होती है Im/2 और फुल में होती है Im/√2। दक्षता है 40.6, इसमें है 81.2, तो फुल वेव की तो दक्षता काफ़ी ज़्यादा है। इसके उर्मिका गुणांक है 1.21, इसका है 0.48, तो फुल वेव रेक्टिफायर इसमें भी काफ़ी अच्छा है। हमें उर्मिका थोड़ी चाहिए, हमें AC ज़्यादा थोड़ी चाहिए, हमें तो DC चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ नंबर है मुख्य उर्मिका की आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर होती है। इसमें है मुख्य उर्मिका की आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति की दुगुनी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग ये फूरियर एनालिसिस करते हैं ना, इसके अंदर जो आवृत्ति वाला पहला टर्म आता है ना, वो आवृत्ति निविष्ट की कितनी गुनी या कितना है देखते हैं। इसमें हमने इनपुट जो है वो ओमेगा साइन ओमेगा टी डाला था ना, इसमें हमें मुख्य जो रिपल फैक्टर मिल रहा है, ये सब रिपल फैक्टर के कंपोनेंट होते हैं जो ओमेगा पे डिपेंड करते हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी पे जो डिपेंड करते हैं, ये AC कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, 2 ओमेगा मिल रहा है, तो इनपुट की दुगुनी आवृत्ति मिल रही है, जबकि हाफ वेव में क्या मिलता है, इनपुट की आवृत्ति मिल जाती है। द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाह एक ही दिशा में होने से कोड जो है वो संतृप्त हो जाता है और शिथिल्य आंच में वृद्धि होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में फुल वेव में क्या होता है, दोनों दिशाओं में धारा प्रवाह होता है, क्योंकि D1 के लिए करंट इस तरीके से जाता है और D2 के लिए करंट इस तरीके से जाता है, तो दोनों दिशाओं में धारा प्रवाह होता है, इसीलिए कोड जो वो संतृप्त नहीं होता, गर्म नहीं होता और हाश में भी कमी आती है। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इन्वर्स वोल्टेज EM के बराबर है और फुल वेव के लिए 2EM के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा था फुल वेव रेक्टिफायर। जो भी चीज़ें इसमें हमने स्टडी करनी थी वो कंप्लीट कर ली है। आप भी इसको, मैंने ये पूरा एक लेक्चर में पढ़ाया है ताकि आप इसको पूरे को एक साथ देखो और इसको हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कंपेयर कर सको। ठीक है, दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो पूछिएगा, अच्छे से स्टडी करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।